Hello students, myself Manju Mamani. Welcome you in BA Part 2nd English Literature online class. As you know that we are discussing here about literary history, which is your 5th unit of the first paper. First paper की 5th unit है जिसमें literary history जो है आपके इंक्लूड की गई है, जिसमें हमने आज हम बात करने वाले हैं थिएटर ऑफ ऑब्जर्व। तो उससे पहले हम देखें तो लिटरेरी हिस्ट्री क्या चीज़ है। लिटरेरी हिस्ट्री क्या होता है कि लिटरेचर के अंदर भी कई तरीके की जो है वो फॉर्म यूज़ की गई थी कि अकॉर्डिंग टू टाइम या ड्यूरिंग द टाइम पीरियड टर्न बाय टर्न देयर आर मैनी चेंजेस हैव कम एंड गो, कि कुछ तरीके के जो बदलाव हैं वो आए और चले गए। कई तरीके की जो हमें सिचुएशंस हैं वो देखने के लिए मिली थी। तो अब थिएटर ऑफ ऑब्जर्व जो है, अगर हम उसके टाइम का बात करें तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज बिगन 1939 और एंड 1945। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 to 1945 और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था आप जानते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कब था 1940 to 1919। तो ये जो टाइम था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड और फर्स्ट, देयर आर मैनी मतलब बहुत ही ज़्यादा जो हॉरेबल जो सिचुएशन थी वो पैदा हो गई थी। जो बहुत सारे जो लोग थे वो क्या है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। सेकेंड में क्या फर्स्ट में मारे गए थे, लेकिन हम यहाँ पर मेनली जो बात करेंगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। कि आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एज यू नो दैट देयर आर नागासाकी एंड हिरोशिमा इन विच प्लेसेस द अमेरिका बॉम्ब जो है वो किया था, बॉम्ब फेंका था। आपने सुना होगा कि नागासाकी और हिरोशिमा पर जो बॉम्ब है उसमें क्या है, जो लोग बहुत सारा जो विनाशकारी जो सिचुएशंस है वो देखने के लिए मिली थी। आज तक जो है वो उस बॉम्ब के कारण जो है उसका इफेक्ट जो है वो हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों पर देखा जा रहा है। तो उस टाइम देखो, अगर आज भी उनकी ये सिचुएशंस हैं तो उस टाइम उनकी क्या जो है वो सिचुएशन रही होगी कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, जो लोगों के अंदर दिमाग के अंदर क्या हो गया था, यही बैठ गया कि आगे क्या है, उनकी ग्लूमीनेस हो गई थी। उनके माइंड के अंदर यही बैठ गया कि आगे क्या है, कोई भी लाइफ नहीं है। वो क्या है, उन्हें सब कुछ तहस नहस जो जीवन है वो अपना क्या है, लाइफ क्या है वो अपनी फिनिश होने दिखाई देने लग गई थी। तब क्या है, ये फॉर्म में आया था द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व, कि लोग क्या है तहस नहस अपनी जो उनकी जो डेली रूटीन था वो क्या हो गया था, एक तरीके से वाइनेशन हो गई थी। किसी तरीके का उनके अंदर शेड्यूल नहीं था। उनका जो शेड्यूल था वो क्या हो गया था, सारा का सारा जो बिगड़ गया था। तो बात करते हैं हम थिएटर ऑब्जर्व की। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द थिएटर? थिएटर क्या होता है? द थिएटर इज अ बिल्डिंग और आउटडोर एरिया इन विच प्लेस एंड अदर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस आर गिवन। जो थिएटर होता है वो क्या होता है, एक ऐसी प्लेस और ऐसा बाहरी मतलब एक ऐसे स्थान होता है जहाँ पर जो प्लेस है, मतलब कि जो ड्रामा है, जो नाटक है वो क्या किए जाता है, ड्रामा या उसकी पूरा जो ड्रामा है जिसमें एक से ज़्यादा एक्ट होते हैं, या उसके अलावा जो अन्य नाटकीय जो क्रियाएं हैं, परफॉर्मेंस है वो दी जाती हैं। थिएटर क्या होता है, एक ऐसी जगह का नाम होता है जहाँ पर क्या है पिक्चर्स भी हो सकती हैं, चाहे वो ड्रामा भी हो सकता है। तो इसी तरीके की जो अदर ड्रामेटिक पर जो परफॉर्मेंस है वो दी जाती है, अ प्ले और अदर एक्टिविटी। इसके अलावा अगर हम दूसरा इसका टाइप लें थिएटर का मीन्स, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, एक प्ले कह सकते हैं और अदर जो एक्टिविटी मतलब प्ले भी कह सकते हैं। और इसके अलावा मतलब उससे जुड़ी हुई चाहे वो वन एक्ट प्ले होगा, छोटा सा रोल मॉडल सा होगा, या डांस परफॉर्मेंस होगी, तो इसको क्या है, ऐसा जो स्टेज होता है उसको हम किस नाम से जान सकते हैं, जो है वो थिएटर हम कह सकते हैं। इसके बाद हम बात करें ऑब्जर्व की। ऑब्जर्व का मीन्स क्या होता है, बेहुदा। अगर नॉर्मली हम कहते हैं ना, ऑब्जर्व का जो मीन्स होता है वो क्या होता है, बेहुदा, वाइडली अनरीजनेबल, इलॉजिकल, इनएप्रोप्रिएट, डिवॉइड ऑफ पर्पस, के ऐसी चीज जो क्या हो वाइडली बिल्कुल क्या है जंगली सी हो, अनरीजनेबल हो बिना किसी कारण हो,
इलॉजिकल हो, उसमें किसी भी तरह का तथ्य ना हो, अतथ्यक जो बात हो, और इनएप्रोप्रिएट, और जिससे किसी भी तरीके का जो है वो अप्रशंसनीय जो बात होती है, डिवॉइड ऑफ पर्पस, और बिना किसी कारण के, मतलब कि किसी भी तरह का उसमें लॉजिक ना हो, ना ही उसके अंदर कोई मतलब बेहुदापन जो है वो होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, अब्सर्ड। अब बात करते हैं थिएटर ऑफ अब्सर्ड। थिएटर मतलब कि एक ऐसा स्टेज, एक ऐसी जगह जहां पर क्या है, बेहुदा चीजों को क्या है वो क्रिएट किया जाता है। बेहुदा मतलब कि ना ही काम कह सकते, ना ही कुछ, मतलब कि वो क्या है, ना ही उसकी स्टार्टिंग हमें पता चलती है, ना ही उसकी प्लॉट हमें समझ में आता है, ना ही हमें उसके करैक्टर समझ में आते हैं। बस करैक्टर जो है वो इधर से उधर अपने डायलॉग बोलते जाते हैं और अपने आप को जो क्या है वो बिजी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब नॉर्मली हम ब्रीफली अगर इंट्रोडक्शन दें इसका, द थिएटर ऑफ अब्सर्ड। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो लोग थे, उनकी जो दैनिक जो मतलब डेली रूटीन था वो क्या हो गया था, अप एंड डाउन हो गया था, तहस नहस हो गया था, ठीक है। और उस टाइम पे उनके दिमाग में क्या था, सारी की सारी जो हलचल थी वो यही थी, भाई आगे क्या होगा, होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने क्या है, जीवन की जो आस है, मतलब कि उनकी लाइफ की जो होप थी, उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि इतने सारे लोगों की डेथ देखने के बाद, इतना डिकेट देखने के बाद, इतना विनाश देखने के बाद कोई भी जो है वो अपनी जीवन की आशा छोड़ देता है। तो उसके बाद जब लोग थे वो क्या थे, सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको पता था कि ये करना है, खाना खाना है, रहना है, घूमना है, बस यही होता था। लेकिन उनके दिमाग में यही नहीं था, किसी भी तरीके के जो नई नई जो चीज़ें थी वो नहीं देखने को मिल पा रही। जो लोग थे वो डिस्ट्रॉयनेस जो था, डिस्ट्रॉय हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ऊपर नहीं पा रहे थे। तो इस तरीके की जो ड्रामा, जब ये चीज़ हमें ड्रामा में देखने के लिए मिलती है, तब हम इसे किसका नाम दे देते हैं, थिएटर ऑफ अब्सर्ड के नाम से हम इसे दे देते हैं। तो बात करते हैं हम थिएटर ऑफ अब्सर्ड के। द थिएटर ऑफ अब्सर्ड इज ए फॉर्म ऑफ ड्रामा दैट emphasizes the absurdity of human existence by implying disjointed, repetitious, and confusing situations and plots that lack realistic and logical development irrationality। कि जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड है वो क्या है, एक फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा की फॉर्म है, एक तरीके का ड्रामा होता है जिसके अंदर जो एम्फेसाइज करता है, जो हमें शो करता है, जो हमें क्या है रेफर करता है, ऐसे ड्रामा को रेफर करता है द अब्सर्डिटी। मतलब कि अब्सर्डिटी मतलब जिसमें क्या है, बेहुदापन वाले जो नाटक है वो हमें क्या है, इस तरीके की जो ये फॉर्म है ये हमें बेहुदापन बताती है, किसका, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि इस दुनिया में जो ह्यूमन आए हैं, जो लोग हैं, मानव जो है वो बिना किसी मानव के इस मतलब कि अर्थ पर होने की, मतलब जो ह्यूमन बीइंग है उसका इस अर्थ पर होने को क्या बताते हैं, बेहुदा बताते हैं, बाय एम्प्लॉइंग डिसजॉइंटमेंट, repetitious and confusing situations। तो वो क्या होते हैं, ऐसे तरीके के जो ड्रामा होते हैं उसमें क्या होता है, डिसजॉइंटमेंट होता है। डिसजॉइंटमेंट मतलब कि उनके जो एक्ट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं, जो करैक्टर होते हैं वो भी क्या है, पता नहीं चलता कि वो क्या क्लियर करना चाह रहे होते हैं। उसके अंदर क्या है, क्लियर प्लॉट हमें जो है वो दिखाई नहीं देती है। ड्रामा जो होता है वो बस चल ही रहा होता है, जो सामने ऑडियंस होती है उनको नहीं पता होता है कि ये मतलब क्या चल रहा है। जो क्लियरिफिकेशन सब कहते हैं ना, एकदम स्पष्टीकरण जो होता है वो इस तरीके के ड्रामा में देखने के लिए नहीं मिलता है। द प्लॉट्स एंड द लैक ऑफ रियलिस्टिक, और जो प्लॉट्स होती हैं, सिचुएशंस होती हैं वो क्या है, बस कंफ्यूजिंग कर दी रहती है। जो कंफ्यूजिंग प्लॉट क्या होती है, कंफ्यूजिंग होती है इस टाइप के ड्रामा में। और जो रियलिस्टिक है, जो वास्तविकता है वो तो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, वो क्या होती है, लेक रियलिस्टिक होती है। मतलब कि जो वास्तविकता की जो कमी है वो ऐसे जो ड्रामा है उनकी जो ड्रामा फॉर्म है उसमें दिखाई देती है। लॉजिकल डेवलपमेंट, इरेशनलिटी मतलब कि जो अनसलवाद, किसी भी तरीके का जो मतलब कुछ भी समझ नहीं आता है कि इस तरीके के जो ड्रामा है उसमें क्या है। लेकिन हम इसे पूरी तरीके से क्या है, बेहुदापन नहीं मान सकते, क्योंकि ये तो क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हम कह सकते हैं एक तरीके का उसका रिजल्ट ही था। द टर्म थिएटर ऑफ अब्सर्ड और was coined by theater critic मार्टिन अस्लन। जो ये टर्म है, द टर्म या दिस टर्म लिखते हैं, दिस टर्म is
by, this term is coined by theatre critic क्या नाम था उनका, अस्लिन, मार्टिन अस्लिन, मार्टिन अस्लिन। ये जो टर्म है ये किसके द्वारा जो है वो डेवलप की गई थी, मार्टिन अस्लिन के जो द्वारा, जो उन्होंने क्या किया था, मार्टिन अस्लिन ने इसे क्रिटिसाइज किया था। क्रिटिसाइज मतलब कि उन्होंने अपने ड्रामा में जो है इस फॉर्म को यूज किया था। हम देखते हैं आगे का मैटर, फिर अच्छे से आपको जो है वो डिफाइन होगा। आगे देखते हैं। द टर्म थिएटर ऑफ अब्सर्ड वाज कॉइन्ड बाय थिएटर क्रिटिक मार्टिन अस्लिन। जो ये टर्म है थिएटर अब्सर्ड, ये किसके द्वारा कॉइन की गई है, किसके द्वारा जो है वो हम कह सकते हैं डेवलप की गई है, मार्टिन अस्लिन ने, टू क्रिटिसाइज द प्ले ऑफ अ नंबर ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन ड्रामाटिस्ट। जो ये फॉर्म है ये यूरोपियन और अमेरिकन दोनों ही जो ड्रामाटिस्ट थे उनके द्वारा ये यूज की गई थी। ये किसके द्वारा कॉइन की गई थी, मार्टिन अस्लिन के द्वारा। ऑफ द 1950s एंड द 1960s, 1950 और 1960s के जो ड्रामाटिस्ट थे यूरोपियन और अमेरिकन दोनों ने ही इस तरीके की जो टर्म को यूज किया था। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो कब फिनिश हुआ था, 1945 में। और इसके इस टर्म का जो है वो जेनेरिक जो ये टर्म है इसका कब स्टार्टिंग मानी जाती है, अर्ली 1952, लेटर 1952, अर्ली 1960 के 1950 और 1960 के बीच का जो टाइम है, इस जो टर्म है उसकी जो स्टार्टिंग है वो मानी जाती है, जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन दोनों ही तरह के जो राइटर्स थे, जो प्लॉटर्स थे, उन्होंने इस टर्म को अपनी जो है वो यूज किया था, अपने जो ड्रामा है उसमें यूज किया था। मार्टिन अस्लिन कैन बी कॉल्ड द फादर ऑफ दिस नेम। जो मार्टिन अस्लिन है उन्होंने भी क्या है इस टर्म को कॉइन किया था, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, मार्टिन अस्लिन को फादर कह सकते हैं कि मतलब थिएटर ऑफ अब्सर्ड का जो जनक है वो हम किसे मानते हैं, किसे कह सकते हैं, हम मार्टिन अस्लिन को हम मान सकते हैं। उसके बाद was born as a reaction to the realism movement in the theater। इन्होंने क्या है एक तरीके का क्या था, जो थिएटर ऑफ अब्सर्ड था born हुआ था, उसने जन्म लिया था कैसे, रिएक्शन टू द रियलिज्म, जो रियलिज्म मूवमेंट था थिएटर के अंदर, जो रियलिज्म मूवमेंट था उनके रिएक्शन को शो करने के लिए जो है इस टर्म को जन्म दिया गया था। सच प्ले आस्क इट यूज्ड टू ड्रॉ हर ओन कंक्लूजन, मेक्स हर ऑन एरर्स। इस तरीके जो मतलब की प्ले है उन्होंने देखा था कि जो प्लॉट है वो क्या है, समझ में नहीं आता है, जो प्लॉट है वो बिना किसी वे के ही, बिना किसी मतलब कंटिन्यूस के ही वो क्या है फ्लो कर दी जाती है। जो कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मिसऑर्डरिंग होते हैं, कैरेक्टर बस कर रहे होते हैं, अपने डायलॉग बोल रहे होते हैं, लेकिन उनके जो डायलॉग होते हैं वो डिसजॉइंटमेंट जो है उन्हें दिखाई देती है। तो इस तरीके की जो प्ले होती है वो क्या करती है, वो अपने व्यूअर को खुद ही जो है वो इसका कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए जो है प्रेशराइज करते हैं कि जो व्यूअर है वो खुद ही क्या करे, प्लेस को देखे और खुद का ही कंक्लूजन, खुद के ही जो एरर है वो अपने खुद ही उनका निर्माण करे। किसी तरीके का जो कंक्लूजन है उनको शो नहीं किया जाता, क्योंकि इनमें इनरेगुलरिटी जो है वो देखी जाती है, इनरेगुलरिटी देखी जा सकती है, अनकंटिन्यूअसली जो है वो सीन्स जो है हमें समझ ही नहीं आ पाता कि जो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और अब क्या वो चल रहा है। जो प्लॉट है वो क्या है, कई बार तो क्या होता है जो प्लॉट है वो होती ही नहीं है, इस तरीके के जो ड्रामा होते हैं उसमें प्लॉट होती नहीं है, लेकिन अपने आप को जो कैरेक्टर होते हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, अपने डायलॉग बोल रहे होते हैं और वो क्या है अपने आप को इतना बिजी दिखाते हैं कि जो ऑडियंस का जो मतलब ऑडियंस की जो व्यू है कि ऑडियंस का जो ध्यान है वो उनके प्लॉट के जो लेक ऑफ प्लॉट है, मतलब उसकी प्लॉट ना होने के से हट
प्रैक्टिकल क्या हो जाए, उनको लगे कि जो यहाँ पर वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, उनको समझ में मतलब क्या कर दिया जाता है, टोटली क्या कर दिया जाता है, ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया जाता है और खुद ही उन्हें कंक्लूड करने के लिए, कंक्लूजन करने के लिए ही क्या है वो उन्हें प्रेशराइज किया जाता है। सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गॉड के सैमुअल बेकेट का एक ड्रामा प्ले है वेटिंग फॉर गॉड in which revive some of the conventions of cloning and first to represent the purposeless actions। इसमें भी क्या है, जो गैडर द वेटिंग फॉर गैडर होता है वो क्या होता है, एक आदमी होता है वो वेट कर रहा होता है किसी का और पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो उसकी वेट में ही चली जाती है, जबकि जिसका वेट कर रहा है वो उसे नहीं, मतलब गैडर का वेट बर्ड का जो है वो वेट कर रहा होता है लेकिन जो बर्ड है वो उसे नहीं मिलता है। तो ये क्या है, रिप्रेजेंट करती है द पर्पसलेस एक्शंस। वो काम तो कर रहा होता है, चाहे वो इंतजार में इधर उधर घूम रहा है, अपने डायलॉग बोल रहा है, लेकिन वो क्या है, एक कंक्लूजन नहीं दे रहा है कि वो उसे पता नहीं चल पा रहा है, जो ऑडियंस है वो बैठी वेट कर रही है कि कब जो है वो ये कहानी हमें समझ आएगी और जो सस्पेंस है वो क्या है, रह ही जाता है। जो कंक्लूजन है जो है क्लियरली जो है वो नहीं दिया जाता ऑडियंस को फोर्स किया जाता है वो खुद का ही जो है वो कंक्लूजन निकाले और जो एरर्स उन्हें पता चल रहे हैं वो खुद ही क्या है एरर को भी पहचाने। अदर ड्रामाटिस्ट हु प्रैक्टिसाइज द फिलोसॉफिकल नोशन आर, अब हम बात करते हैं जो अदर ड्रामाटिस्ट की, किस ड्रामाटिस्ट ने इस फॉर्म को जो है अपने जो इस नेयर को, इस टेक्निक को अपनी जो राइटिंग में यूज किया था। आगे देखते हैं, अदर ड्रामाटिस्ट हु प्रैक्टिस दिस फिलोसॉफिकल नोशंस आर, कि इस टर्म को यूज करने वाले जो अदर जो ड्रामाटिस्ट थे वो कौन कौन थे। देयर आर यूजन लोनेस्को, अर्थुन एडामो एंड जर्मी गैनेट, who works evoke the absurd by abandoning logical form, character and dialogue together with realistic illusion। उन्होंने क्या किया था, अपने जो ड्रामा थे उसमें इस लॉजिकल फॉर्म को यूज किया था, उसमें करेक्टर डायलॉग जो टुगेदर थे, अपने करेक्टर और डायलॉग क्या थे एक साथ, रियलिस्टिक इल्यूजन मतलब कि उन्होंने क्या वास्तविक जो ब्रह्मा था उनका यूज जो है अपने जो ड्रामा में किया था और इस फॉर्म को क्या वो नरिश्ट किया था। ठीक है, द लेटर एडिशन टू द स्कूल ऑफ थॉट आर ब्रिटिश प्लेराइट, जो लास्ट में मतलब बाद में जो काफी बाद में जो लोग आए थे ब्रिटिश प्लेराइट थे, जिनमें कौन कौन जो है हैरोल्ड विंटर, टॉम स्टापर्ड, एडवर्ड एल्बी एंड जेन रेडियो। तो ये कुछ नाम है जिन्होंने वेक्टर ऑफ ऑब्जर्व को अपनी एज अ मतलब एज अ टर्म यूज किया था अपने ड्रामा में। तो आज क्लास में देखा जो टर्म है द थिएटर ऑफ ऑब्जर्व वो क्या है, एक किसके द्वारा कॉइन की गई है, थिएटर क्रिटिक के द्वारा मार्टिन अस्लिंग के, जिसमें अंदर क्या होता है जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो प्लॉट होता है वो क्या होता है मतलब बिना किसी क्या है सीक्वेंस के अनसीक्वेंसली जो है वो चलता ही जाता है, जो वे होता है उनकी डायलॉग बोलने का या प्लॉट का वो क्या होता है इरेगुलर होता है। और ये जो प्ले थे ये कब यूज किया गया था, क्रिटिसाइज द प्लेस ऑफ द नंबर ऑफ यूरोपियन एंड अमेरिकन ड्रामाटिस्ट ऑफ 1950 एंड 1960। 1950 और 1960 के बीच में जो ड्रामाटिस्ट है उन्होंने इस फॉर्म को क्या है अपने वर्क में यूज किया था। एक्चुअली रिमार्क दैट दीस प्लेस आर इलस्ट्रेटिव ऑफ द फिलॉसफी बाय अल्बर्ट कैम्यूस। जो एथलीट थे उन्होंने क्या रिमार्क किया था इस तरीके की प्लेस को कि ये क्या है इलस्ट्रेटिव है, अ फिलॉसफी बाय अल्बर्ट कैम्यूस विच फीचर्ड इन द एसे लेमैन दे सिस्टमली पब्लिश इन 1942। 1942 में अल्बर्ट कैम्यूस ने अपने इस फीचर को क्या है अपने ऐसे में जो है वो फिलोसफर किया था। द फिलोसफी पॉपुलरली नोन एज द नोशन ऑफ अब्सर्ड। तो ये फिलोसफी जो दार्शनिकता थी उसे क्या है एक मतलब किस रूप में ये फेमस हुई, अब्सर्ड के रूप में फेमस हुई। से दैट लाइफ हैज नॉट इनहेरेंट मीनिंग। उन्होंने अपनी इस बुक मतलब जो राइटिंग थी उसमें बताया था कि जो लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग है उनका कोई भी मतलब नहीं है, उनका एग्जिस्टेंस जो है आपके ऊपर वो क्या है बेहुदा है, तो वह क्या है किसी भी शाम के नहीं है। द ड्रामेटिक फॉर्म emphasizes the absurdity of human accident by employing disjointment, repetitious and meaningless dialogues, incomparable behavior, situations of loss, purposelessness,
confusions, etc. And the plots that lack realistic or logical development. और जो plots होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर लैक होता है किसका, रियलिस्टिक नहीं होती हैं, वो बस क्या है लॉजिकल, ना ही उनमें कोई लॉजिक होता है, और जो डायलॉग होते हैं वो क्या होते हैं इनकम्पैरेबल होते हैं, वो किसी भी तरीके के मतलब क्या है उनमें बेहूदापन जो है उसके कैरेक्टर्स में, उनके जो डायलॉग्स हैं उनमें दिखाई देता है। थिएटर ऑफ ऑब्जर्व वाज बोर्न एज अ रिएक्शन टू द रिलीजियस मूवमेंट इन द थिएटर। जो थिएटर ऑफ ऑब्जर्व था उन्होंने क्या एज अ रिएक्शन के रियल जो रियलिज्म मूवमेंट चल रहा था उसका क्या था, एक रिएक्शन के रूप में क्या है इसने बोर्न किया था, इसने जन्म लिया था। द सैमुअल बेकेट्स वेटिंग फॉर गॉड, अब ये बात कर रहे हैं सैमुअल बेकेट ने जो एक ले लिखा था वेटिंग फॉर गॉड 1945 में, इज अ क्लासिक वर्क ऑफ दिस टर्म। ये क्या है, इस टर्म का एक क्लासिक जो वर्क माना जाता है, which revives some of the conventions of clothing and past to represent the purposeless actions and the paralysis of the human appreciation। मतलब कि उन्होंने क्या है ह्यूमन मानवतावाद की जो एग्जिस्टेंस है उनको क्या है बिल्कुल नकारते हुए इस ड्रामा में उन्होंने शो किया है। उसके बाद हमने देखा कुछ अदर जो राइटर्स को, ड्रामाटिक्स को, जिन्होंने इस टर्म को अपने वर्क में जो है ऐड किया था, जैसे कि इसमें देखा था यूजिन लोनेस्को, आर्थर एडमो एंड जर्मी जेनेट। और बाद में लेटर अगर हम बात करें तो ब्रिटिश प्लेराइट थे हैरोल्ड पीटर, टॉम स्टेपर्ड, एडवर्ड एल्बी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर ही खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन करने जा रहे हैं। जो अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है लिटरेरी टर्म, लिटरेरी जो हिस्ट्री थी वो यहीं पर ही जो है टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट हमारी क्लास में हम लिटरेरी टर्म्स को डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। अब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।